रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मजमून है आपका मुताला पाकिस्तान, जमात नाहम, लेक्चर नंबर 4, बाब नंबर 1 और पाकिस्तान की नज़रियाती असास। बरसगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती, समाजी, मौशी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आपकी बुक का पेज नंबर है 10 और बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होने लगा है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें, ये आपका सवाल है। अब जो हम रीडिंग करने लगे और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और इस रीडिंग के दौरान में कुछ चीज़ें क्वेश्चन के आंसर के हवाले से स्किप करेंगे, यानी हमें उस क्वेश्चन में इतनी डिटेल नहीं चाहिए, वो मैं आपको साथ में बता दूंगी कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने इसको मार्क करना है। तो बहुत ध्यान से सुनना है लेक्चर को आपने, और हाथों में आपके पेंसिल होनी चाहिए। अब दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा इर्तिका की वजाहत को पढ़ लेते हैं। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं, यानी कौमी नज़रिया दो कौमों का है, एक हिंदू और एक मुसलमान। बरसगीर में दो कौमें आबाद थीं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहीं, आपस में लेकिन बिल्कुल भी आपस में घुल मिल ना सकीं। दोनों का रहन सहन और रस्म व रिवाज, तहज़ीब व सकाफ़त अलग अलग थे। दो कौमी नज़रिए के बाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही कायम हुआ है। दो कौमी नज़रिए का नस्बुलान ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आज़ाद रियासत कायम की जाए, जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा। अच्छा बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, अभी मैं रीडिंग करने के बाद जब आपको कहूँगी यहाँ मार्क कर लीजिए, तो आपने इस पैराग्राफ को इस आंसर में इतना ही शामिल करना है, लेकिन जो बाकी पढ़ाऊँगी, जो डेट्स बताऊँगी आपको, वो भी याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतह से हुई, इसको अंडरलाइन कीजिए। 1712 में अरब नौजवान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और वह मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्ने सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि वो इसे अवतार और देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसको यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपने क्वेश्चन में शामिल करना है। अब जो बाकी पैराग्राफ में पढ़ूंगी वो आपने याद तो करना है, लेकिन जब आपने दो कौमी नज़रिए की वजाहत बतानी है, उस वजाहत में आपने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए तक ही लिखना है, अगला पैराग्राफ शामिल नहीं करना। इसके बाद गजनी दौरे हुकूमत शुरू होता है, अंडरलाइन कीजिएगा, 1003 से 1206 तक। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़ुबान ने रवाज पकड़ा और तहज़ीब के नकूश गहरे हुए, इस्लामी तहज़ीब के नकूश गहरे हुए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। सल्तनत दिल्ली का दौरे हुकूमत 1526 तक रहा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सल्तनत दिल्ली का दौरे हुकूमत 1526 रहा। इसमें जो ख़ानदान शामिल थे, उसमें ख़ानदानी गुलामा, खलजी, तगलक, सादात और लोधी ख़ानदान था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत दिल्ली के दौर में जो ख़ानदान थे उनके नाम बताइए, हुकूमत में जो रहे वो इनके ये नाम है। स्क्रीन पे देखिए और साथ में इसको अंडरलाइन कीजिए। आप अपनी बुक पे देखिए, बुक पे सब कुछ लिखा हुआ है और ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। अब मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने। और कब रखी? 1526 में। और ये कब तक रही? 1857 तक कायम रही। मुगलिया दौरे हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
और औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुग़ल हुक्मरान के बारे में आप सब जानते हो, बहादुर शाह ज़फ़र थे। अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून में इन्हें कैद कर दिया, जहां वो बाद में इंतकाल कर गए और वहीं दफन हुए। इसके बाद हमारा पॉइंट है सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए तो सर सैयद को ये एहसास हुआ कि हिंदू कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा के मौका पर, इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक तो 1857 की जंग आज़ादी को अंडरलाइन कीजिए और ये बताइए कि अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद कौन सी कौम अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गई, तो हिंदू थे। और 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा के मौका पर आपने ऐलान किया। ये जो उर्दू हिंदी तनाज़े के बारे में अगर पूछा जाए तो बताना है डेट, आपने 1867 है और बनारस में ये वाक़या हुआ। ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के तालीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में तालीमी तरक्की के लिए MA, हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे। इसी तरह 1885 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना कर दिया, इनके सियासी हकूक़ का, क्योंकि वो इनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही थी। इसके बाद सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म मुहैया करके मुसलमानों को सियासी तरक्की के लिए इनके लिए रास्ता हमवार किया। बेटा ये पिंक बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की कब पैदा हुए, 1817 में, और इनकी वफ़ात हुई 1898 में, यानी 1898 में वफ़ात पाई। ये चीज़ें भी याद रखनी है आपने। अगला टॉपिक है हमारा चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में इन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। अंडरलाइन करें इसे कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को इन्होंने अब या फिर कभी नहीं, यानी नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमों ने भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। यानी पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाली शख्सियत चौधरी रहमत अली हैं। इन्होंने 18 जनवरी 1933 में अपनी किताबचा जो नाउ और नेवर के नाम से शाया किया, उसमें पाकिस्तान का नाम, यानी जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इसका नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, बरसगीर में कई कौमें आबाद हैं, इनमें 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकीं। इनके बुनियादी असूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद इनमें मुश्तरका कौमियत का तसव्वुर पैदा ना हो सका। अब यहाँ भी एक पिंक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या आप जानते हैं चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए, यानी 1897 में पैदा हुए, और आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की। स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर आज के लिए भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपने इसको साथ साथ याद भी करना है। जितने पॉइंट्स आप लोगों को मैंने पढ़ाए हैं, मैंने आपको 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है बताया, आपने इसको याद करना है। फिर बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा कब और कैसे हुई, ये याद करना है आपने। बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद से लेकर, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपने लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, ये बताना है आपने। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान और 2 कौमी नज़रिया पढ़ा है आपने, ये भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। और
चौधरी 3 पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं मैंने आपको। अब इसके 1 से 2 पॉइंट और रहते हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ये आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रखा है ताकि आप इसको बहुत आसानी से ना सिर्फ समझें बल्कि साथ साथ में इसको याद भी कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।